जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम हिस्ट्री सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेपोलियन का शासन। ठीक है, नेपोलियन ने फ्रांस में शासन कैसे कैसे किया, नेपोलियन ने क्या क्या चीजों को सुधार किया, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि ध्यान देंगे हमारे टॉपिक का नाम है नेपोलियन का शासन। देखो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, ध्यान से पूरी बात को समझिएगा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट एक इटली का रहने वाला था और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। जो नेपोलियन था वो इटली का रहने वाला था, एक मिडिल क्लास फैमिली यानी काफी अमीर घर से वो नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो पहले हम लोग कुछ इसकी बेसिक बातों को समझ लेते हैं। ठीक है, और नेपोलियन क्या था, एक आर्मी में था, मतलब जैसे सेना में नहीं होता था ऐसे वो सेना में भर्ती था। अब उसके बाद क्या होता है कि एक दिन उसकी माँ पेरिस घूमने के लिए जाती हैं। ठीक है, और उसने जैसे हम लोग यहाँ लाल किला है ऐसे वहां पे पैलेस ऑफ वर्सेलिस है। ठीक है, तो उसकी वो अपनी माँ कहता है मॉम भेंट में दे दूंगा। अब उसके बाद उसकी माँ उसको ऐसे देखती है, सोचती है ये ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब उसकी माँ को लगता है कि नहीं ऐसा वो कभी कर नहीं सकता। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि 1799 में 1799 में वो फ्रांस का राजा बन जाता है। ठीक है, अब बताओ वो फ्रांस का राजा बन गया, यानी पूरा हर चीज अब उसी का हो गया। सोचो ध्यान से, तो सोचो अब जहां उसकी माँ सोचती थी कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा वो मजाक में हमको बोला है, लेकिन वो उस बात को सीरियसली ले लिया था और उसने क्या किया, फ्रांस का राजा बन करके पूरा जो भी नेपोलियन वर्जिलियस था अपनी माँ को भेंट में दे दिया। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। सोचो ध्यान से, यानी कहने का मतलब है नेपोलियन ने कैसे कैसे वहां तक पहुंचे, अब पहुंचने के बाद उसने क्या क्या उसमें चीज में सुधार किया, तो पहले उसको समझते हैं। अब समझते हैं नेपोलियन का शासन क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है ध्यान समझिएगा। जब नेपोलियन ने, ठीक है, जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाया, यानी जब नेपोलियन ने भैया फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो उसने क्या काम किया, प्रजातंत्र को हटा दिया। यानी किसको हटा दिया, प्रजातंत्र को हटा करके राजतंत्र को स्थापित कर दिया। ध्यान से बात को कहेंगे, प्रजातंत्र क्या होता है ध्यान समझिएगा। प्रजातंत्र का मतलब होता है सारी जनता के द्वारा एक राजा चुना जाएगा और वही राजा उन पे क्या करेगा, शासन करेगा। अगर जनता नहीं चुनेगी तो राजा वहां पे शासन नहीं करेगा। लेकिन ध्यान समझिए, फिर नेपोलियन ने कहा नहीं, हमको एक मजबूत शासक बनना है, यानी जो हमें हमारे पद से कोई हटा ना सके। इसलिए उसने क्या कहा भैया, प्रजातंत्र को हटा दिया और राजतंत्र को स्थापित कर दिया। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा ऐसे बनते जाएगा। ठीक है, तो ये नेपोलियन ने पहला काम किया। उन्होंने क्या काम किया भैया, नेपोलियन ने जब फ्रांस पर अपना शासन किया तो राजतंत्र को प्रजातंत्र को हटा करके राजतंत्र को स्थापित कर दिया। इतनी बातें तो क्लियर होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे ऐसा कौन सा शासक था जिसने प्रजातंत्र को हटा करके राजतंत्र को स्थापित कर दिया, तो आप क्या बताएंगे, नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेपोलियन का दूसरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है, लेकिन सब लोग इनको प्यार से या शॉर्टकट में नेपोलियन बुलाया करते थे। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या काम किया ध्यान समझिएगा, कानून के सामने, यानी कानून के सामने सबको एक बराबर अधिकार दिया। देखो फ्रांस की क्रांति में क्या होता था कि जो गरीब लोग हैं, जब फ्रांस की जब आपको फ्रांस की क्रांति आपको बड़ा नहीं बताया, लुई सोलह क्या करता था, लुई सोलह क्या करता था भैया कि जो भी गरीब लोग हैं, ठीक है, उन पे क्या काम, अपना बहुत ज्यादा हुक्म चला करता था, उनको बहुत ज्यादा कष्ट देता था, उन पे टैक्स लगा देता था, सारी चीज वही करेंगे। जो अमीर जो व्यापारी लोग, जो मतलब जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, पंडित हो गए, सब हो गए, तो उन लोग को क्या काम करता था भैया, उन लोग पर टैक्स और कर नहीं लगाया करता था और उन बड़े प्रेम से बातचीत हुआ करती थी। लेकिन समझो फिर इसने नेपोलियन ने कहा नहीं भैया, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सबके लिए कानून एक समान ही रहेगा। ठीक है, तो कानून के सामने सबको एक समान अधिकार दिया। तीसरा पॉइंट ध्यान समझिए, क्या करा भैया, सभी वर्ग को समान रखा। यानी पहले फ्रांस में क्या था, जैसे 3 वर्ग में बटे था, बताए थे राइट लेफ्ट और बीच में मिडिल था। तो मध्यम वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी थे, आपको बताए थे। तो उसमें क्या हुआ ध्यान समझिएगा, उसने सभी वर्गों को अलग अलग भागों में बांटा गया, सब पे अलग अलग शासन था, सब पे अलग अलग काम करते थे। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने उस चीज को चेंज कर दिया। सभी वर्ग को कैसा रखा, समान रखा, सबके लिए एक समान अधिकार है, चाहे कोई किसी वर्ग का लड़का होगा, चाहे कोई लड़की होगी, कोई आदमी कोई पुरुष होगा, सबके लिए एक समान कानून रहेगा, सभी को एक समान रूप से देखा जाएगा। चौथा पॉइंट समझिएगा, क्या कर रहा है, भूदास्तव। अब समझते हैं भूदास्तव क्या है, समझो पहले पढ़ लेते हैं। भूदास्तव और जागीरदारी शुल्क से क्या दे रहा है, मुक्ति दे रहा है। देखो भूदास्तव का मतलब होता है भूमि से जुड़े हुए दस्तावेज। जैसे बहुत लोग गांव में पट्टा नहीं कराते हैं, पट्टा आप लोग सुने होंगे, ठीक है, किसी का तालाब है, लोग पट्टा करा लेंगे, तो उस पर अपना जब तक पट्टा कराया रहेंगे, जितने साल का उतने साल तक लोग भैया अपना काम करेंगे, मछली पालेंगे, पट्टा खत्म हो गया तो किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भूदास्तव। अगर भूदास्तव का मतलब जमीन से जुड़े जो भी दस्तावेज थे उसकी बातें कर रहे हैं। जागीरदारी शुल्क
जागीरदारी प्रथा देखो ये इसमें क्या होता था, यानी जैसे मान लीजिए आप लोग को राजा ने किसी कोई काम दिया, आप उस काम को नहीं कर पाए, आप उसको नहीं कर पाए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहां से कर देंगे, कर नहीं दे पाएंगे, तो आप अपनी जमीन राजा को दे देंगे। ठीक है, तो अब आप जितनी भी खेती होती है उस जमीन पे आप करेंगे, जो भी अनाज होगा वो सब किसको जाएगा, राजा के पास जाएगा। तो ये जागीरदारी प्रथा थी। तो भूदास्तव यानी जमीन जो जितने भी कागजात थे वो सब, और जागीरदारी प्रथा यानी जितने भी राजा को जो भी आप जमीन दिए थे, जैसे आप मान लीजिए आपके ऊपर टैक्स लग गया, आप कर को नहीं भर पा रहे हो, जब कर नहीं भर पाओगे तब यह कहीं ना कहीं से तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो राजा कहेंगे ऐसा करो तो अपना खेत हमें दे दो, तो आप राजा क्या करेंगे, खेत दे देंगे, उस पर जो भी खेती होती जो भी आप करेंगे वो सारे अनाज भी राजा को दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से कुछ परसेंट आपको भी दे दिया जाएगा। देखो तो जाने कहने बात तो वही है। तो भूदास्तव और जागीरदारी शुल्क से क्या दिलाई, मुक्ति दिला दी। नेपोलियन ने कहा नहीं, ये सारी चीजें हमारे शासनकाल में नहीं रहेंगी, सबको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो भूदास्तव और जागीरदारी शुल्क से क्या दिलाई दी गई, मुक्ति दिला दी। अब लास्ट पॉइंट समझते हैं, पांचों देखो तो क्या कहा है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। यानी नेपोलियन ने क्या काम किया, सबके संपत्ति के आधार पर क्या रखा, सुरक्षित रखा। यानी जिसकी जो भी संपत्ति होगा उसको छीना नहीं जाएगा, उसके अधिकार अगर उसका अधिकार उस चीज पे है तो वो अपना अधिकार लेगा, उसके अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका आगे समझेंगे नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन ने अपने शासन में क्या क्या सुधार किया। नेपोलियन ने जब फ्रांस में शासन चलने लगा उसने क्या किया, भैया बहुत सारी चीजों को सुधारा, जिससे क्या जनता बहुत ही प्रसन्न हुई, जनता बहुत ही खुश हो गई। ठीक है, अब ध्यान समझो, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, यानी नेपोलियन का पूरा नाम क्या बताओ, नेपोलियन बोनापार्ट भी आप कह सकते हैं, फिर नेपोलियन कहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, तो उन्होंने क्या बताया, सारी बात समझिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था एक सैनिक था। ठीक है, यह विश्व के महानतम व्यक्तियों में से क्या था, एक था। लेकिन बाद में क्या वो फ्रांस का क्या बन गया, राजा बन गया। ठीक है, फिर देखो जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रसिद्ध हुए थे, मतलब उसके पहले इनको कोई उतना जानता नहीं था, लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद ये बहुत ही क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या वो प्रसिद्ध हुए। अब देखो जब ये इटली में रहा करते थे तो इटली सेनापति थे, मतलब एक प्रकार के आर्मी में थे, और जब ये फ्रांस में गए तो पूरा हर जगह पूरा धुआं धुआं पड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में इतना ज्यादा बवाल हुआ था, हर जगह कहीं ना कहीं युद्ध, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, पूरा एकदम अंधेरा पूरा छाया हुआ है। लेकिन उस समय कितने सारे कर्नल लोग गए थे, कितने सारे मतलब जो आर्मी जो चीफ होते हैं वो सब लोग गए, कितने लोग रेस्ट्रिकेट करके चले गए, नहीं भैया हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकते। ठीक है, वो सब भाग गए। तो सब लोग सोचे भैया ये भी आएगा, नेपोलियन भी यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन नेपोलियन वहीं रुका और कहा नहीं, हम यहाँ पे सबको सुधार के जाएंगे। ठीक है, और उसने क्या किया, वहां शासन करना शुरू कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। बताओ कब प्रसिद्ध हुए थे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही क्या हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। ये फ्रांस के पहले सम्राट बने। बताओ आप, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आए फ्रांस का पहला सम्राट कौन था, तो आप क्या कहेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, या फिर ऑप्शन में नेपोलियन लिखा होगा, उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो फ्रांस के पहले सम्राट बने। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उनके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया था। इन्होंने ध्यान समझो, यानी 1799 फ्रांस के राजा बन गए थे, 1799 से 1815 तक एक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया था इन्होंने। इतनी बातें क्लियर हो गई। बताओ इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है। अपने ऊपर आपको नेपोलियन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिख दी, ताकि आप उसके बारे में कुछ एग्जाम में लिख दें, ताकि एग्जाम से पता चले ठीक है नेपोलियन ने सुधार किए। ठीक है, अभी नीचे सारे सुधार को आपको बताएंगे, पर नेपोलियन के बारे में आपको पहले थोड़ी बातें उस एग्जाम में लिख देनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से उन्होंने क्या सुधार किया उसके बाद को समझते हैं। देखो उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे, मेन सुधार को हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला क्या है, शासन संबंधित सुधार। पहला क्या बताओ, शासन संबंधित सुधार। अब देखो नेपोलियन ने क्या किया समझिएगा, नेपोलियन ने शासन व्यवस्था को अव्यापकता एवं कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। अब ध्यान समझिएगा, इसमें कहने का मतलब क्या समझो, नेपोलियन का जो शासन था भैया, व्यवस्था को व्यापकता एवं कार्य की क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित है। अब देखो कहेंगे व्यापकता और कार्य की क्षमता का सिद्धांत क्या होता है, इसमें इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सोच है, आपकी जो क्षमता है वो हमेशा सकारात्मक विचारों के रूप में ही होनी चाहिए। तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारों के आधार पर उनकी क्या थी भैया, सिद्धांतों पे क्या आधारित था, तो बताओ उसकी जो व्यवस्था किस पर आधारित थी, सकारात्मक सोच पे, और मतलब अच्छे कार्यों पे क्या आधारित थी, और सभी को शासन समान दिया। यानी कि समझने का मतलब समझिएगा, सभी को समान शासन दिया, यानी जितने भी लोग वहां पे रहेंगे भैया सबको शासन करना है, सबको एक समान रह के करना है, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। बताओ इसमें कोई समस्या किसी को है? नहीं। नेपोलियन ने शासन व्यवस्था को व्यापकता एवं कार्य की क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी, सभी के कार्यों क्या कि सभी के शासन समान शासन दिया, यानी सभी क्या दिया भैया, समान शासन दिया। यानी कहने का मतलब क्या, व्यापकता और कार्य की क्षमता के सिद्धांतों पर, इसका मतलब कि सकारात्मक सोच
सोच पे आधारित था। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक सुधार। देखो पहला क्या सुधार था बताओ, शासन संबंधी सुधार, यानी लोग शासन कैसे करेंगे। तो बताओ नेपोलियन आया, उसने कहा भैया सबको एक समान शासन करना है, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ये सभी सकारात्मक सोच के साथ सभी को एक समान शासन करना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरा आर्थिक सुधार समझते हैं। अब आर्थिक सुधार मतलब समझो, मतलब कि आर्थिक का मतलब रुपया पैसे की बात होगी, कैसे वहां पे लोगों को पैसा इकट्ठा करना है। तो नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस, जैसे हम लोग यहाँ बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन, ऐसे बहुत सारे बैंक है ना, तो उसने क्या किया भैया, फ्रांस में क्या किया, एक बैंक की स्थापना की, बैंक ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। मजदूरों का वेतन क्या किया, निश्चित किया, यानी मजदूरों का जो पैसा था वो फिक्स किया, मजदूर जितना भी काम करेंगे उनका फिक्स पेमेंट रहेगा, उनको उतना पेमेंट हमें देना है। इतनी बातें क्लियर। पहले क्या होता था, मजदूरों से आप 10-20 घंटा काम कराते थे, ओवर टाइमिंग कराते थे, लेकिन पैसा कुछ पता नहीं, पैसा बहुत कम दिया जाता था। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि भैया आप जितना भी काम करेंगे आपको फिक्स वेतन मिलेगा, तो मजदूर लोग खुश हो गए। ठीक है, देखो तो पहला क्या होता, नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, सभी मजदूरों का जो पैसा था भैया वो फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखो उसका कहने का मतलब क्या है, फिर समझो, चोर बाजार, यानी बहुत सारे लोग चोरी का माल उठा उठा के लाकर बेचा करते थे, कोई सी घर में लाकर डकैत कर ली, चोरी कर ली, ला करके बाजार में बेच देते थे, तो वो चोर बाजार था। ठीक है, सट्टेबाज का मतलब, सट्टेबाज से आर्थिक व्यवस्था बहुत डाउन होती, समझिएगा, मतलब आपके पास जो खाने के लिए नहीं है, आप सट्टा लगाते 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 क्या करोगे, घर द्वार बेच दोगे, कभी कभी अपना पूरा सामान बेच दोगे, कभी कभी घर जमीन सब बेच दो, सट्टेबाजी में सब हार जाओगे। इसलिए उन्होंने कहा चोर बाजार सट्टेबाजी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इतनी बातें क्लियर होगी। बताओ पहला सुधार क्या है, शासन संबंधित सुधार है, मतलब नेपोलियन ने कहा सभी को एक समान शासन करना है, सभी लोग सकारात्मक सोच के साथ सभी लोग मिलजुल कर एक समान शासन करेंगे। दूसरा सुधार क्या था, आर्थिक सुधार। उसमें इन्होंने क्या बताया भैया, नेपोलियन ने पेरिस में एक बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की और उन्होंने सभी मजदूरों का वेतन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और चोर बाजार और सट्टेबाजी को समाप्त कर दिया। इतनी बातें क्लियर हो गई। माइंड बताओ सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लास में बैठे बैठे ही आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं कि पहले लिख लेंगे फिर जाके बैठ कर रटना शुरू करेंगे। रटना नहीं है, बैठे बैठे चीजों को समझ के कहानी की तरह एकदम, हिस्ट्री का मतलब होता है कहानी। ठीक है, तो हिस्ट्री की तरह एकदम कहानी की तरह पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री को पूरा क्या करो, समाप्त करके हटा दो। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं धार्मिक सुधार। तो पहला सुधार बताओ फटाफट हमारे से बोलिए, पहला सुधार क्या था, शासन संबंधी सुधार। दूसरा क्या है, आर्थिक सुधार। और तीसरा क्या है, धार्मिक सुधार। अब देखो धार्मिक सुधार क्या, उसको ध्यान समझिएगा। करा कि अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। यानी नेपोलियन ने क्या किया भैया, जितने भी लोग फ्रांस शासन करते थे, जितने लोग फ्रांस में रहा करते थे, सभी लोगों को क्या किया भैया, सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से काम करिए, कोई भी आपके धर्म को रोकेगा टोकेगा नहीं। उसने क्या किया, अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। यानी उसने क्या किया, अपने जो देशवासी हैं, जो उसके देश में रहा करते हैं, उन लोगों के धर्म, जो उनका जो धर्म था उनके स्वतंत्र कर दिया। भैया आप लोग अपने धर्म के हिसाब से काम करिए, कोई आपको प्रेशर नहीं देगा, आपको यही धर्म को पालन करना है, इसी धर्म से चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने धर्म के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। चलिए अब बात करते हैं, देखो चौथा पॉइंट क्या समझिएगा। तो उसने क्या बताया भैया, शिक्षा संबंधित सुधार। देखो और क्या किया, शिक्षा संबंधित सुधार कर दिया। यानी इसमें क्या था, पहले लोग शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया करते थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा नहीं, शिक्षा, अगर देश का विकास चाहिए तो शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार किए। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, काफी ज्यादा सुधार किए। अब ध्यान समझो, उसने फ्रांस में शिक्षा की नींव रखी। यानी अगर आपसे कोई पूछे फ्रांस में शिक्षा की नींव किसने रखी, तो आप क्या बताएंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने ही फ्रांस में शिक्षा की नींव रखी थी। और वो शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया करते थे कि भाई अगर अपने देश को हमें आगे ले जाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर देखो, अगर आप शिक्षा से क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं भी जा सकते हो, कोई आपसे कुछ भी बात करे आप उस ढंग से बात कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी से सही ढंग से बात नहीं कर सकते, और कहीं भी जाने में हल्का फुल्का क्या हो, हिचकिचाओगे। ठीक है, तो ज्ञान रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी सुधार क्या, सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या बताई, नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा क्या किया, सुधार किया। उसने फ्रांस में शिक्षा की नींव रखी और पेरिस में कहा, और पेरिस में विश्वविद्यालय की स्थापना की। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। बताओ पेरिस में इन्होंने किसकी स्थापना की, बताओ फटाक से। पेरिस में इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। इतनी बातें क्लियर हो गई। बताओ पेरिस में किसकी स्थापना की, विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने कराई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको नेपोलियन द्वारा किए गए सारे सुधार अच्छे ढंग से याद हो गए होंगे। बताओ फ्रांस का सम्राट किसे कहते हैं, आप कहेंगे नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। ठीक है, बताओ जिन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे, मेन सुधार क्या है बताइए। पहला शासन संबंधी सुधार, दूसरा
आर्थिक सुधार तीसरा, धार्मिक और चौथा शिक्षा संबंधित सुधार। तो बताओ सभी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें एकदम अच्छे ढंग समझ में आ गई होंगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं डेली जितनी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता है और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते हैं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके, ठीक है। और ऐसे में प्यार और सपोर्ट बना रखिए। तब तक ले मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।